आपको क्या पसंद? यस मैम, आपको क्या पसंद है? ये गोल्डन शिमरी गाउन मुझे अच्छी लग रही है, मैं ये लूंगी। ओके मैम, वो जापान की बनी करोड़ों की ड्रेस है। हाँ तो करोड़ों की ड्रेस है तो मुझे पसंद है, पैक कर दो। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट हल्का गोल्डन वर्क और मॉडर्न कट की हुई सिल्क साड़ी पैक कर दो। मेरे लिए सिल्वर शेड ड्रेस फ्लेयर के साथ डिजाइन की गई ड्रेस। मुंह मत देखिए, करोड़ों की ड्रेस पहनने वाले परिवार हैं हम। आप बिलिंग कीजिए। सभी ड्रेस खरीदकर घर लौटते हैं और शाम को पार्टी में जाने के लिए अपनी करोड़ों की ड्रेस पहनकर पार्टी के लिए निकल जाते हैं। पार्टी में पहुंचते ही वहां के नौकर शिवानी के कपड़ों की तारीफ करते हुए, आपकी ड्रेस तो कितनी प्यारी है। हाँ, कितनी शानदार ड्रेस है। करोड़ों की ड्रेस प्यारी तो लगेगी ही। सभी करोड़ की ड्रेस पहनने वाली ससुराल की तारीफ कर रहे थे। तभी दरवाजे पर फूल लगा रही राधिका। ये गोल्डन गाउन, करोड़ों की ड्रेस, कितनी चमक और डिजाइन है इनमें। फंक्शन खत्म होता है। करोड़ों की ड्रेस पहनने वाला परिवार घर लौटता है। राधिका भी अपनी माँ शारदा के साथ घर आती है और अगली सुबह सूखी रोटी और सब्जी खाते हुए, क्या सोच रही है बेटी? वो करोड़ों की ड्रेस, पर हम गरीबों की इतनी हैसियत कहाँ कि तुझे करोड़ों की ड्रेस पहनाए। ऐसी बात नहीं है माँ। बेटी, मैंने देखा था कल तेरा पूरा ध्यान उनके ड्रेस पर ही था। माँ, ड्रेस तो अच्छे थे पर उनसे मुझे क्या फर्क पड़ता है। तुमने मुझे जो दिया है वो भी बहुत बड़ी चीज है। अब चलो, मुझे कॉलेज जाने दो। इतना कहकर राधिका कॉलेज निकल जाती है और कॉलेज खत्म होने के बाद कॉलेज के गेट पर, अरे देखो, ये वही राधिका है जिसके पास ढंग की ड्रेस तक नहीं है। अरे देखो ना, पिछले 3 साल से एक ही ड्रेस पहन रही है। सच में अपने गरीब होने का सबूत दिखा रही है। तुम लोग ऐसा क्यों बोल रही हो? हटो, जाने दो मुझे। राधिका लड़कियों को धकेलते हुए अपने घर भाग आती है। माँ, मैं आ गई हूँ। तभी राहुल दौड़कर राधिका से लिपट जाता है। ए दीदी आ गई। दीदी अरे हाँ बाबा, मैं आ गई। दीदी, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। ठीक है, 2 मिनट में कपड़े बदलकर तेरा खाना बना देती हूँ। राधिका अपने कॉलेज के कपड़े बदलकर घर के फटे पुराने कपड़े पहन लेती है। दीदी, आप रोज कॉलेज से आके कपड़े क्यों बदलती हो? तुम तो उन्हीं में खाना बना सकती हो। नहीं, ऐसे कपड़े जल्दी खराब हो जाएंगे। अभी तो 1 साल मेरा कॉलेज बाकी है, नए कपड़े थोड़ी खरीदूंगी। राधिका खाना बनाने चूल्हे के पास बैठ जाती है। तभी रामलाल आता है। अरे पापा आ गए। राधिका पानी देकर रामलाल को पलंग पर बिठाती है। क्या हुआ जी, आज सारे फूल बिके या नहीं? नहीं मम्मी, देखो ना, टोकरी में कितने फूल पड़े हैं। अब कहाँ वो जमाना रह गया जो फूल माला बिके। अब तो ज्यादातर लोग स्टेटस पर ही भक्ति दिखाते हैं। कोई बात नहीं पापा, जितने बिके उतने काफी है। इतना कहकर राधिका खाना बनाने लगती है और इसी तरह आज का दिन बीत जाता है। और फिर अगले दिन रामलाल मंदिर की सीढ़ियों पर फूल बेच रहा होता है। फूल ले लीजिए, फूल, ताजे ताजे फूल, भगवान को चढ़ाने के लिए फूल ले लीजिए। ग्राहक तो है नहीं, चलता हूँ घर, आज भी सारे फूल माला बर्बाद हो जाएंगे। रामलाल टोकरी सिर पर उठाकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। तभी फिसलकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। आसपास के लोग शारदा तक खबर पहुंचाते हैं। रामलाल के पास पहुंचकर राधिका और शारदा रामलाल को सहारा देकर उठाती हैं। मम्मी, पापा को हॉस्पिटल लेकर चलो। रामलाल लड़खड़ाते हुए दोनों के सहारे हॉस्पिटल पहुंचता है। वहीं अब डॉक्टर रामलाल का चेकअप करते हैं। फिर आपके पापा ठीक हो जाएंगे। पांव की हड्डी में तेज चोट लग गई है। एक्सरे और ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा इनका। ठीक है, आप सब कराइए, पैसे मैं दूंगी। नहीं, पहले पैसे जमा कीजिए तभी इलाज शुरू होगा, वरना आप इन्हें घर लेकर जाइए। जब पैसे हों फिर एडमिट कराइएगा। राधिका और शारदा रामलाल को सहारा देकर घर ले आती हैं और बेड पर लिटाती हैं। हम गरीबों के पास तो कपड़े खरीदने के भी पैसे नहीं है, इनका इलाज कैसे करवाएंगे? माँ, इसमें रोने की क्या बात है? तुम्हारी बेटी अभी है, कल से मैं फूल माला बेचूंगी और पैसे जुटाकर पापा का इलाज कराऊंगी। इसी तरह सुबह होती है। राधिका अपनी टोकरी में ढेर सारे फूल माले सजाती है और सुबह 4 बजे ही राधिका मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती है। फूल माला खरीद लीजिए, फूल माला खरीद लीजिए, भगवान को चढ़ाने के लिए ताजे ताजे फूल। मंदिर के आसपास के लोग राधिका की आवाज सुनकर टोकरी की तरफ बढ़ते हैं। तभी अरे देखो, इसने तो फटे पुराने कपड़े पहने हैं, इससे हम फूल माला लेंगे। पता नहीं कब से ये ऐसी फटी कपड़े पहनी है, देखो कितने गंदे हो गए हैं, नहाती भी होगी कि नहीं, इससे मैं फूल माला नहीं लूंगी। ये सुनकर राधिका दुखी हो जाती है। लोग मेरे फटे पुराने कपड़े देखकर फूल माला नहीं खरीद रहे हैं, पर कोई बात नहीं, यहाँ नहीं तो मैं घूम घूम कर अपने फूल माला बेच लूंगी, पर फूल माला जरूर बेचूंगी। राधिका टोकरी सिर पर उठाकर गली मोहल्ले में घूम घूम कर फूल माला बेचने लगती है। फूल माला ले लो, फूल माला, ताजे ताजे फूल माला।
राधिका को फटे कपड़ों में फूल माला बेचते देख एक लड़का, ओ मैडम, मेरे साथ चलो, फिर कभी फटे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। हे भगवान, इन फटे कपड़ों की वजह से अब मुझे लोग छेड़ने भी लगे। जल्दी यहाँ से निकलती हूँ। राधिका तुरंत वहाँ से भाग जाती है और ऐसे ही दोपहर भर राधिका लगातार फूल माला बेचती है और शाम होते ही हॉस्पिटल पहुँचती है। डॉक्टर, अभी मेरे पास एक्सरे के कुछ पैसे इकट्ठा हो गए हैं। आप पापा का एक्सरे कर दीजिए, बाकी पैसे देकर मैं रिपोर्ट कल ले लूंगी। देखिए, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पिताजी का इलाज मैं अपनी तरफ से कर दूंगा। क्यों? आप इतनी मेहनत कर रही हैं, मुझे दया आ रही है आप पर। मैं अपनी तरफ से आपके पिताजी का इलाज कर देता हूँ। ओके? बिल्कुल नहीं, हम गरीब है पर किसी का एहसान नहीं लेते। पापा का इलाज मैं पैसे जुटाकर करवा सकती हूँ। आप बस इलाज कीजिए, पैसों की चिंता मत कीजिए। अस्पताल में बैठे अश्विनी और गौरव राधिका की बात सुन लेते हैं। तभी गौरव, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी कितनी सूझबूझ और समझदारी से काम कर रही है। डॉक्टर की मदद लेने से भी मना कर दिया। काफी मेहनती और समझदार लड़की है। बड़ी खुददार किस्म की लड़की है। हमारे परिवार के लिए तो ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे पैसों पर घमंड न करे। फिर कुछ देर के बाद गौरव और अश्विनी अपने घर चले जाते हैं और करोड़पति ससुराल के हॉल में सभी एक साथ बैठे हैं। अश्विनी, तुम गाड़ी में किस लड़की के बारे में बता रही थी? मैं समझ नहीं पाया। मैं आज अपने हॉस्पिटल में विजिट करने गई थी। अच्छा, फिर? वहाँ एक गरीब लड़की थी। उसके पापा को घुटनों में चोट लगी है। उसने फूल माला बेचकर पैसे जुटाए और जब हमारे डॉक्टर ने कहा पैसे रहने दीजिए, मैं आपके पिताजी का इलाज अपने खर्च पर कर दूंगा, तो उसने मना कर दिया। उसकी खुददारी मुझे बहुत पसंद आई। मैंने सोचा क्यों न उसे अपने घर की बहू बनाया जाए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। गरीब घर की बेटी का जीवन संवर जाएगा हमारे घर की बहू बनकर। तभी शिवानी और कृतिका आती हैं। किसकी शादी की बात हो रही है? किसे बहू बनाना है? तुम्हारे भैया की शादी की बात कर रही हूँ। एक गरीब घर की लड़की है, हमें बहुत पसंद है। गरीब घर की लड़की हमारे करोड़ों की ड्रेस पहनने वाले ससुराल में, हमारे घर का स्टैंडर्ड गिर जाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? हाँ, अमीरी और गरीबी का भेदभाव अभी तक तुम्हारे मन से गया नहीं? अरे चुप हो जाओ, मैं तुम लोगों से राय नहीं ले रही हूँ। मुझे और गौरव को वो लड़की पसंद आ गई है। हाँ, मुझे भी वो लड़की पसंद है। तब तो बेटा उसके पिताजी के ठीक होते ही हम उनके घर पर रिश्ता लेकर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ राधिका दिन रात मेहनत करके पैसे जुटाती है और रामलाल का इलाज कराती है। 1 महीना बीत जाता है। आज रामलाल अपने पांव पर खड़ा है और गोविंद अश्विनी के पास आता है। मम्मी, मैंने पता किया, रामलाल जी अब अपने काम पर जा रहे हैं, तो चलिए आज ही उनसे रिश्ते की बात कर लेते हैं। सही सही याद दिलाया। रामू, रामू, जी मैडम, कहिए। शगुन की थाली सजा कर लाओ, हमें तुम्हारे छोटे मालिक गौरव के लिए लड़की देखने जाना है। जी ठीक है। थोड़ी देर में रामू शगुन की थाली ले आता है। करोड़पति परिवार अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर राधिका के घर की तरफ निकल जाता है। वहीं राधिका अपने पापा के पास बैठी होती है। बेटी, तेरी मेहनत है कि मैं अपने पाँव पर खड़ा हूँ। हाँ बेटी, तूने दिन भर घूम घूम कर फूल माला बेचकर पैसे जुटाए। धन्य हो गए हम तेरी जैसी बेटी पाकर। अब हमारा सपना है कि एक अच्छे घर में तेरा रिश्ता हो जाए, ताकि हम पर कोई कर्ज न रह जाए। माँ, ये कोई कर्ज नहीं, मेरा फर्ज था, ये मेरा कर्तव्य था। तभी करोड़पति परिवार राधिका के घर का दरवाजा खटखटाता है। आप लोग कौन हैं? भाई, मेरा नाम हेमंत है, ये अश्विनी, और ये दोनों मेरे बेटे हैं। अच्छा, वो तो ठीक, पर आप लोग यहाँ कैसे? देखिए भाई, हमें आपकी बेटी राधिका बहुत पसंद है। हम उसके रिश्ते की बात करने आए हैं आपसे। आप जैसे करोड़पति लोग मेरी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। आइए आइए, अंदर बैठिए। सभी अंदर आते हैं, बैठते हैं। वहीं बाहर पड़ोसने, इतनी बड़ी गाड़ी, इतने महंगे कपड़े, ये लोग फटे पुराने कपड़े पहनने वालों के घर में क्यों आए? वहीं घर के अंदर, देखिए, अश्विनी ने पहली बार राधिका को हॉस्पिटल में देखा। आपकी बेटी आपके इलाज के लिए पैसे जुटा रही थी। हमें उसकी ईमानदारी पसंद आई, इसलिए हम उससे अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं। देखिए, आप जैसे बड़े घराने के लोग हाथ मांग रहे हैं, हम कैसे मना कर सकते हैं? हमें ये रिश्ता मंजूर है। बेटी, तू भी हाँ कह दे। इतना अच्छा रिश्ता हम 7 जन्मों में तेरे लिए नहीं ढूंढ पाएंगे। मुझे रिश्ता मंजूर है। रामू, शगुन की थाली लाओ। रामू शगुन की थाली लेकर आता है। अश्विनी शगुन की थाली देकर रिश्ता पक्का कर लेती है और सभी लोग चले जाते हैं। तभी पड़ोसने पूछती हैं, ये इतने अमीर लोग यहाँ क्यों आए? मेरी दीदी से अपने बेटे की शादी करवाने। क्या?
ये फटे पुराने कपड़े पहनने वाली लड़की करोड़ों के ड्रेस वाले घर की बहू बनेगी कैसे? ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और शादी की तारीख निकलती है। करोड़पति परिवार के खर्चे पर गौरव और राधिका की शादी होती है और राधिका शादी करके अपने ससुराल आती है। अश्विनी, तेरी बहू तो इस लहंगे में बड़ी प्यारी लग रही है। प्यारी तो लगेगी ही, कोई मामूली लहंगा नहीं है, करोड़ों का लहंगा है, वो भी डिजाइनर। इस गरीब ने तो अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा लहंगा नहीं देखा होगा। चुप करो बड़ी बहू, कैसी बकवास कर रही हो। अश्विनी, तुम छोटी बहू का गृह प्रवेश करवाओ। राधिका बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। राधिका दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और अपने करोड़ों के ड्रेस पहनने वाले ससुराल को चारों तरफ से देखती है। अरे कितना बड़ा ससुराल, मेरी जेठानी ने कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है, ये भी करोड़ों की होगी। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? क्या सोच रही हो बहू, तुम थक गई होगी, जाओ अपने कमरे में आराम करो। कृतिका, अपनी छोटी भाभी को उनके कमरे में पहुँचा दो। मैं क्यों जाऊँ? अरे कोई बात नहीं, मैं अपनी बीवी को खुद लेकर चला जाऊंगा। गौरव राधिका का हाथ पकड़कर खुद उसे अपने कमरे में ले आता है। इतना बड़ा कमरा मेरा है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? और इनके अलमारी में इतने सारे कपड़े, इतने कपड़े तो मेरे पास जिंदगी में कभी नहीं थे। और ये बेड कितना मुलायम है। अरे क्या सोच रही हो, जल्दी से कपड़े चेंज कर लो और सो जाओ। आज मैं बहुत थक गया हूँ, तुम भी थक गई होगी ना? थक तो गई हूँ, पर कपड़े क्या बदलूं? मैं तो यही पहनकर सो जाऊंगी। अरे नहीं, रुको, मैं तुम्हें नाइट गाउन देता हूँ। गौरव राधिका को नाइट गाउन निकाल कर देता है। जाओ इसे पहन लो और सो जाओ। फिर गौरव अपने कपड़े बदलकर बिस्तर पर सो जाता है। राधिका भी कपड़े बदल कर आती है और गौरव के बगल में लेट जाती है। अरे ये तो बहुत कंफर्टेबल है, बिस्तर पर लेटते ही नींद आ रही है। राधिका बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में चली जाती है। इसी तरह दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह राधिका जल्दी उठती है और नहा धोकर बाहर आती है। कमरे में खड़ी होकर सोचती है, आज मेरी पहली रसोई है, इतना बड़ा ससुराल, करोड़ों के कपड़े, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। शगुन में मिली साड़ी पहन लेती हूँ। राधिका शगुन की साड़ी निकालती है। तभी अश्विनी कमरे में आती है। बहू, पहले रसोई के लिए तैयार हो रही हो? हाँ माँ जी, मैं ये तुम्हें कल देना भूल गई थी। अपनी पहली रसोई में ये डिजाइनर साड़ी पहन कर आना। राधिका डिजाइनर साड़ी पहनकर हल्का फुल्का मेकअप करती है। सुनहरे बॉर्डर वाली डिजाइनर साड़ी में राधिका बेहद सुंदर लग रही होती है। राधिका धीरे धीरे नीचे उतरती है। बड़ी प्यारी लग रही है मेरी बहू, किसी की नजर ना लगे। भीख में मिली ड्रेस पहनेगी तो अच्छी तो लगेगी ना? अपने मायके में तो कभी ऐसी डिजाइनर ड्रेस नहीं पहनी होगी। हाँ जेठानी जी, मेरे मायके में तो मुझे कभी इतने अच्छे कपड़े पहनने का मौका नहीं मिला। कोई बात नहीं बहू, आज तेरी पहली रसोई है, जा सबका नाश्ता बना दे। राधिका किचन में जाती है। शिवानी भी पीछे पीछे किचन में आ जाती है। पता नहीं खाना बनाना आता है या फटी पुरानी ड्रेस की तरह ही रोटियां बनाएगी। नहीं जेठानी जी, मुझे खाना बनाना आता है। आप लोग बाहर बैठिए, मैं फटाफट अच्छे खाना बना कर लाती हूँ। शिवानी डाइनिंग टेबल पर चली जाती है। तभी रामू, छोटी मालकिन मैं आपकी मदद करूँगा। ठीक है भैया। रामू राधिका को रसोई में हर चीज की जगह बताता है। थोड़ी देर में राधिका खाना तैयार कर लेती है और डाइनिंग टेबल पर सभी के सामने खाना परोस देती है। वाह क्या खुशबू है, खाना बहुत टेस्टी लग रहा है। इतना टेस्टी खाना मैंने कभी नहीं खाया। कोई कुकिंग क्लास की हो क्या? गरीब भाभी का एक फायदा है, खाना अच्छा मिलेगा। फटे पुराने कपड़े पहनने वाली है, पहली बार इतने अच्छे कपड़े पहनेगी तो खाना तो अच्छा बनेगा ही ना। भाभी ऐसा मत कहिए, राधिका आपकी देवरानी है। शिवानी ये क्या बदतमीजी है? राधिका मेरे छोटे भाई की पत्नी है। शिवानी का मुंह बन जाता है। सभी खाना खाते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अश्विनी राधिका के पास आती है। बहू, आज मेरी कुछ सहेलियां और पड़ोसन तुझे देखने आ रही हैं। तेरी मुंह दिखाई की जाएगी। ठीक है माँ जी, अच्छे से ड्रेस पहनकर नीचे आना, शाम तक वो लोग आ जाएंगे। राधिका अपने कमरे में जाती है और सोचती है, क्या पहनूं? माँ जी ने जो साड़ी दी थी वही पहन लेती हूँ, उससे अच्छी दूसरी साड़ी तो मेरे पास नहीं है। राधिका पहली रसोई वाली साड़ी पहनकर हल्का मेकअप करती है और घूंघट ओढ़कर नीचे आती है। भाभी, ये वही साड़ी है ना जो पहली रसोई में आपने पहनी थी? इसे मुंह दिखाई में पहनकर हमारी बेइज्जती करवाएंगी? और वैसे भी करोड़ों की ड्रेस पहनने वाले ससुराल में मुंह दिखाई में इतनी सस्ती साड़ी? ये ड्रेस भी बहुत महंगी है। ये महंगी है, इससे ज्यादा महंगी और करोड़ों की ड्रेस पहनते हैं हम। राधिका अपनी सास की तरफ देखती है। बहू, तेरी जेठानी सच कह रही है, तेरी मुंह दिखाई में तो हम तुझे करोड़ों की ड्रेस पहनाएंगे। इतना कहकर अश्विनी फैशन डिजाइनर अरुणा को फोन करती है। अरुणा जी, मेरी बहू की मुंह दिखाई के लिए आपकी लेटेस्ट कलेक्शन ले आइए। थोड़ी ही देर में अरुणा डिजाइनर लेटेस्ट ड्रेसेस के साथ आ जाती है। ये है हमारी नई कलेक्शन की ड्रेसेस। राधिका ड्रेसेस देखती है और पिंक कलर की फिश कट डिजाइन वाली ड्रेस
पसंद कर लेती है। ये ड्रेस फाइनल कीजिए। इसका दाम कितना है? दाम पूछ रही है? फटे पुराने कपड़े पहनने वाली को करोड़ों की ड्रेस चाहिए। बहू, अब मेहमान आने वाले हैं, जल्दी जाओ, ये ड्रेस पहनकर और अच्छे से मेकअप करके नीचे आओ। राधिका करोड़ों की ड्रेस पहनकर अच्छे से तैयार होकर नीचे आती है। मेहमान और रिश्तेदार सोफे पर बैठते हैं। अश्विनी जी, आपकी बहू ने तो काफी अच्छी ड्रेस पहनी है। करोड़ों की ड्रेस है, अच्छी तो लगेगी ही। अश्विनी जी, आपने तो इस गरीब घर की लड़की का भाग्य ही बदल दिया। इसकी कहाँ इतनी औकात कि ये करोड़ों की ड्रेस पहन सके। हाँ, मैंने खुद इसे फटे पुराने कपड़े में देखा है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू की बेइज्जती करने की? आप यहाँ मेरी बहू की मुंह दिखाई में आई है कि इसकी बेइज्जती करने आई है? अश्विनी जी, आप गुस्सा क्यों हो रही है? मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए यहाँ से। ठीक है, ठीक है। मिताली और सुमन मुंह बनाकर चली जाती हैं। अश्विनी जी, शांत हो जाइए, आपकी बहू तो चांद का टुकड़ा है और इस करोड़ों की ड्रेस पे और सुंदर लग रही है। बहू, ये तुम्हारे लिए है। तुम्हारी मुंह दिखाई का गिफ्ट। बहू, ये हमारी तरफ से। बहू, ये हमारी तरफ से। बहू, तुम अपने गिफ्ट लेकर अपने कमरे में चली जाओ। राधिका गिफ्ट देखती है। सभी गिफ्ट एक से बढ़कर एक थे। इतनी महंगी ड्रेस, इतने महंगे गिफ्ट, भगवान ने मेरे भाग्य पलट दिए। लक्की हो जो करोड़ों की ड्रेस पहनने वाले ससुराल में आ गई, वरना फुटपाथ पर फटे कपड़े पहनकर घूम रही होती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। राधिका अपने करोड़ों की ड्रेस पहनने वाले ससुराल में धीरे धीरे सेटल हो जाती है और एक शाम गौरव, हेमंत, गोविंद ऑफिस से घर आते हैं। आ गए आप लोग, बैठिए, मैं खाना निकालती हूँ। हे, रुको रुको, खाना बाद में, पहले हमें एक खुशखबरी देनी है। कैसी खुशखबरी? पहले सबको बुला तो लो। मम्मी जी, जेठानी जी, ननन जी, सब जल्दी आइए। पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा हो जाता है। अरे, आप लोगों को एक बात बतानी है भाई। हम लोग लंबे समय से एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। अब हमें वो प्रोजेक्ट मिल गया है। और उसी प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेशनल इवेंट रखा गया है, जिसमें हम पूरे परिवार के साथ इनवाइट हैं। तब तो हमें अपनी न्यू करोड़ों की ड्रेस डिजाइन करवानी होगी। हाँ, इस बार जापान वाले डिजाइनर से करवाएंगे? नहीं, किसी नए फेमस फैशन डिजाइनर से करवाएंगे। इंडिया में भी अच्छे डिजाइनर है, आप इंडियन डिजाइनर से अपनी ड्रेस डिजाइन करवा लीजिए। चुप रहो, तुम क्या जानो करोड़ों की ड्रेस डिजाइन का काम कहाँ और कैसे होता है। भाभी, स्विट्जरलैंड वाले फेमस डिजाइनर से अपने करोड़ों की ड्रेस डिजाइन करवाते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है, तो जल्दी स्विट्जरलैंड की टिकट बुक कर दो। ठीक है, अभी फंक्शन में 1 महीने का टाइम है। 1 महीने में डिजाइनर सबकी ड्रेस भी तैयार कर देगा और गौरव, राधिका की हनीमून भी हो जाएगी। हेमंत पूरे परिवार की बिजनेस क्लास टिकट बुक करवाता है और सभी एयरप्लेन से स्विट्जरलैंड पहुंच जाते हैं। सभी महंगे कोट जैकेट पहने हुए हैं। राधिका ने भी महंगी ड्रेस, जैकेट और कोट पहना है। चलो भाई, जल्दी से टैक्सी लेकर रिजॉर्ट चलते हैं। टैक्सी वाला आता है। सभी टैक्सी में बैठकर रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं। सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं। चलो जल्दी तैयार होकर फैशन डिजाइनर के पास चलते हैं। हाँ, आज अपनी करोड़ों की ड्रेस डिजाइन करवाएंगे। सभी अपने कमरे में तैयार होते हैं। राधिका सुंदर साड़ी, मेकअप, बिंदी, मांग टीका, कान का पन्ना और चूड़ियां पहनकर बाहर आती है। ये फटे पुराने कपड़े पहनने वाली नहीं सुधरेगी। स्विट्जरलैंड में भी साड़ी और मांग टीका पहनकर घूमेगी। फिर सभी फैशन डिजाइनर के पास निकलते हैं। कुछ ही देर में सब मिस्टर जैम के पास पहुंचते हैं। वेलकम। वेलकम। आप लोग यहाँ पर कैसी ड्रेस बनवाने के लिए आए हैं, प्लीज मुझे बताइए। हमें एक बहुत बड़े इवेंट में जाना है। उसी इवेंट के लिए हमारे पूरे परिवार को एक ड्रेस डिजाइन करवानी है। ओके, यस यस, बन जाएगी। आप लोग अपनी ड्रेसेस, अपने डिजाइन प्लीज हमसे बताइए। आपको कैसी ड्रेस चाहिए, मैं आपके हिसाब से उसे बनवा दूंगा। मुझे एकदम यूनिक डिजाइन ड्रेस चाहिए, बिल्कुल हटकर, आजकल के डिजाइनर जैसा नहीं, बिल्कुल अलग। करोड़ों की ड्रेस होनी चाहिए। ओह मैम, मैं सिर्फ करोड़ों की ड्रेसेस बनाता हूँ, एंड यू डोंट वरी, मैं ऐसी करोड़ों की ड्रेस बनाऊंगा कि आपकी पूरी फैमिली उस इवेंट में सबसे अलग नजर आएगी। सो मिस्टर जैम, हम कब आए अपनी ड्रेस लेने? बाय द वे, आप 2 वीक के बाद आइए, आपकी ड्रेस रेडी रहेगी। मिस्टर जैम को ड्रेस का ऑर्डर देकर सभी स्विट्जरलैंड घूमते हैं। गौरव और राधिका पैराग्लाइडिंग करते हैं, फिर ड्रोन शूटिंग करते हैं और बर्फ पर स्केटिंग भी करते हैं। हे, मजा आ रहा है ना राधिका, बर्फ में स्केटिंग करके? हाँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं जिंदगी में पहली बार बाहर घूमने आई हूँ और बर्फ में स्केटिंग भी कर रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ शिवानी, गोविंद, कृतिका
बर्फ के गोले एक दूसरे के ऊपर मार कर खेल रहे होते हैं। ये लो और ये भी लो। ए मुझे मारा, ये लो। ये मेरी तरफ से दोनों के मुंह पर। बर्फ सीधे शिवानी और गोविंद के मुंह पर लगती है और सभी हंस पड़ते हैं। अच्छा हुआ हम ड्रेस डिजाइन करवाने स्विट्जरलैंड आ गए। देखिए बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं। ऐसे ही फुर्सत निकाल कर हम छुट्टी मनाने आते रहेंगे। ऐसे ही हंसते खेलते 2 वीक बीत जाते हैं और सभी मिस्टर जेम्स से अपनी डिजाइनर ड्रेस लेकर इंडिया वापस आ जाते हैं। भाई देखो, कल फंक्शन है, सभी अच्छे से तैयार होना। सब जाओ अपने कमरे में सो जाओ, कल अच्छे से तैयार होकर फंक्शन में जाएंगे। सभी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और अगले दिन सभी तैयार होकर फंक्शन में आते हैं। राधिका ने करोड़ों की पिंक कलर की मोतियों से डिजाइन की गई ड्रेस पहनी होती है। वहीं शिवानी ने भी करोड़ों की गहरी नीली डिजाइनर गाउन पहन रखी होती है जिसमें लेस और क्रिस्टल का काम किया हुआ है। और कृतिका ने हल्की गुलाबी शिफॉन ड्रेस पहनी है जिसमें हल्की कढ़ाई और झिलमिल डिजाइन है। गौरव ने काला डिजाइनर ब्लेजर और पैंट पहना है। हेमंत और गोविंद ने ग्रे 3 पीस सूट पहना है और अश्विनी ने करोड़ों की डिजाइनर साड़ी पहनी हुई है। देखो वो हेमंत जी की फैमिली है। ओ माय गॉड, अश्विनी जी की बहू कितनी सुंदर ड्रेस में है। करोड़ों की ड्रेस लग रही है। लगता है ये स्विट्जरलैंड वाले फैशन डिजाइनर से सिलवाई होगी। हे, देखो गौरव और गोविंद कितने हैंडसम लग रहे हैं। ओह माय गॉड, 3 पीस सूट में तो अलग ही लुक यार। इवेंट में आए सभी लोग करोड़ों की ड्रेस पहनने वाले ससुराल की तारीफ करने लगते हैं और इवेंट में आए रिपोर्टर्स राधिका के पास आ जाते हैं। वेल, आपकी ड्रेस पूरे पार्टी में बड़ी यूनिक और हटकर लग रही है। मैम कुछ बताइए। मैं गरीब घर की बेटी हूँ, ऐसी करोड़ों की ड्रेस पहले कभी नहीं पहनी। स्विट्जरलैंड से ससुराल वालों ने खास इवेंट के लिए बनवाई है। मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी। ये मेरी गरीब फटी कपड़े पहनने वाली देवरानी को कभी अकल नहीं आएगी। मीडिया रिपोर्टर्स शिवानी के पास जाते हैं। आप घर की बड़ी बहू हैं, आपको कैसा लग रहा है इस इवेंट में करोड़ों की ड्रेस पहनकर? कौन सी बड़ी बात है, हम तो ऐसे करोड़ों की ड्रेस पहनते रहते हैं। छोटे इवेंट के लिए भी ऐसा करना आम बात है। तो आपने ये ड्रेस स्विट्जरलैंड जाकर क्यों डिजाइन करवाई? क्योंकि इंडिया के डिजाइनर्स की इतनी औकात नहीं है कि वो करोड़ों की ड्रेस डिजाइन कर सके। शिवानी के कमेंट पर सभी मेहमान नाराज होकर चिल्लाने लगते हैं। कबाड़ नहीं है, ये बोतल है, मुझे थोड़ा काम है इससे। चुप रहो, तुमने मजाक बना दिया है मेरा। मोहल्ले में हर कोई मुझ पर हंस रहा है, बोल रहा है कि रोहन की बीवी पागल हो चुकी है, बच्चों से बोतल चुनवा रही है। मैंने तुझे जरा सी ढील क्या दी, तू तो हमारी बेइज्जती करवा रही है। आखिर नीलम रसोई में बोतल क्यों जमा कर रही है? क्या गर्मी नीलम के सर पर चढ़ गई है या इसके पीछे सच में कोई वजह है? जानने के लिए चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। नीलम बेटा खाना बनाया नहीं और कितना इंतजार करवाएगी, बहुत गर्मी लग रही है, जल्दी करो, ये पंखा बहुत धीरे चल रहा है। नीलम रसोई में खड़े होकर गैस के सामने पसीना बहाते हुए चावल दाल रोटी लौकी की सब्जी बना रही थी। नीलम रसोई में खड़े खड़े आवाज देती है, बस 5 मिनट और माँ, मैंने सब्जी चढ़ा दी है, 5 मिनट में बन जाएगी। बिंदु खाने का इंतजार कर रही थी कि तभी इतने में नीलम के पिता गोविंद भी घर आ जाते हैं। आप खेत से आकर थक गए होंगे, जाकर मुंह हाथ धो लीजिए, खाना तैयार हो गया है। गोविंद मुंह हाथ धोकर खाना खाने के लिए बैठते हैं। नीलम अपने मम्मी पापा को खाना निकाल कर देती है। नीलम बेटा, लौकी की सब्जी तो बड़ी टेस्टी बनी है, सच में खाकर मजा आ गया। सच में नीलम, आज तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। और गर्मियों में तो हरी सब्जियों को खाने में जो मजा है वो अंडे और नॉनवेज में कहाँ है। आज मैं खेत से तोरई लेकर आया हूँ। आज रात नीलम रोटी और तोरई की सब्जी बनाना। जी ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। इस तरह बातें करते हुए नीलम और नीलम के मम्मी पापा खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद बिंदु और गोविंद अपने कमरे में चले जाते और नीलम सारे जूठे बर्तनों को लेकर रसोई में जाकर रखती है। इस बार तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, मेरे चेहरे पर छोटे छोटे दाने हो गए। ये काम करती हूँ, थोड़ा बर्फ निकाल कर चेहरे पर घिस लेती हूँ, अच्छी स्किन केयर हो जाएगी। नीलम फ्रिज से बर्फ निकालती है और उसे आईने के सामने खड़े होकर अपने पूरे चेहरे पर लगाती है, खुद को निहारते हुए नीलम। अरे वाह नीलम मेरी जान, तुम तो बड़ी सुंदर लग रही हो। इस जान से चेहरे को किसी की नजर ना लगे। नीलम शीशे में खुद को देखकर खुद ही अपनी तारीफ कर देती है। देखते ही देखते दोपहर से शाम हो जाती है। नीलम जो इस वक्त अपने कमरे के बेड पर पड़ी हुई थी वो खिड़की से बाहर का मौसम देखती है। आज तो बहुत बोर हो रही हूँ, चलो चलकर गार्डनिंग करते हैं, वैसे भी शाम हो चुकी है तो गर्मी नहीं लगेगी। नीलम अपने गार्डनिंग का सामान लेकर छत पर जाती है जहां उसके ढेर सारे फूलों के पौधे रखे हुए थे। नीलम अपने छोटे छोटे पौधों से कहती है, हाय मेरे बच्चों, तुम लोग कैसे हो? गर्मी की वजह से तुम लोगों की हालत खराब हो गई होगी। चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी।
इतना कहकर नीलम अपने छत पर बैठकर एक एक पौधा लेकर उसकी जंगली घास हटाती है और पौधों को ठीक करती है। अरे ये गुलाब का पौधा कितना बड़ा हो गया है, ये गमला इस पौधे के लिए कितना छोटा है, मुझे इसे किसी बड़ी जगह में ट्रांसफर करना पड़ेगा। लेकिन मैं इस पौधे को रखूं भी तो किस में रखूं? नीलम गुलाब के पौधों को रखने के लिए कोई बड़ी सी चीज ढूंढती है। तभी उसकी नजर एक बड़े से पानी के जार पर जाती है। नीलम उस पानी के जार का ऊपरी सिरा काटती है और फिर उसमें मिट्टी डालकर गुलाब के पौधों को उसमें लगा देती है। गुलाब के पौधे को एक गमले से दूसरी जगह लगाने में नीलम के हाथ में उसके कांटों से खरोच पड़ जाती है कि तभी बिंदु, नीलम छत पर क्या कर रही हो, नीचे आओ। माँ मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, बस थोड़ी देर में आती हूँ। नीलम थोड़ी देर गार्डनिंग करने के बाद नीचे आती है। उसके हाथों में मिट्टी लगी हुई थी और कपड़े भी गंदे हो गए थे। क्या हाल बना रखा है तुमने? कुछ दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है, क्या तुम ससुराल जाकर भी वहाँ ये सब करने वाली हो? हाँ माँ, मैं तो अपने ससुराल में भी गार्डनिंग करूंगी। अच्छा जी, और ये हाथ का क्या हाल बना रखा है आपने मैडम? इतने सारे निशान। नीलम तुम्हारा हाथ कोई देखेगा तो पता नहीं कैसी कैसी बातें करेगा। तुम मेरी कोई बात सुनती क्यों नहीं हो? सॉरी ना माँ, अब मैं खुद कोई चोट नहीं लगाऊंगी पक्का। नीलम अपनी माँ से ये बातें कर ही रही थी कि तभी पंडित जी उसके घर आते। नीलम के घर के पंडित जी उसके पापा के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, इसी वजह से उनका घर में आना जाना लगा रहता था। अरे भाभी जी, नीलम बिटिया को क्यों डांट रही हैं? अब तो उसे डांटना बंद कीजिए, उसकी शादी तय हो गई है। आप नहीं जानते पंडित जी, इस नीलम की शादी तो तय हो गई, लेकिन अभी भी इसकी शरारतें खत्म नहीं हुई। पता नहीं पेड़ पौधों के साथ क्या कर रही थी, पूरे हाथ में कटने के निशान बना लिए। सॉरी ना माँ, अब से ऐसा नहीं करूंगी पक्का, अब तो मान जाओ। नीलम के इतना मनाने पर बिंदु भी मान जाती है। अरे नीलम, तू यहाँ खड़ी खड़ी बुत क्यों बन रही है? जा पंडित जी के लिए चाय नाश्ता लेकर आ। नीलम रसोई में जाती है और पंडित जी के लिए गर्मा गर्म इलायची वाली चाय बनाती है। नीलम चाय बनाकर पंडित जी को लाकर देती है। अरे बेटा, चाय की क्या जरूरत थी, इतनी गर्मी में चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं करता। माफ कीजिएगा पंडित जी, अब 2 मिनट इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए बेल का शरबत लेकर आती हूँ। नीलम रसोई के अंदर जाकर पंडित जी के लिए बेल का शरबत बनाती है और उसे लाकर पंडित जी को देती है। शरबत पीने के बाद ये शरबत तो बड़ा टेस्टी बना है बेटा। ससुराल जाने के बाद अपने ससुराल वालों को भी ऐसा ही टेस्टी शरबत पिलाना। मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा घर ढूंढा है, तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह पंडित जी थोड़ी देर बातचीत करने के बाद अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों में नीलम और रोहन की शादी हो जाती है। नीलम शादी करके गाड़ी में रोहन के साथ अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद नीलम गाड़ी से नीचे उतरती है और ऊपर से नीचे 1-2 मंजिल वाले पुराने घर को ध्यान से देखती है। तो क्या ये है मेरा ससुराल? देखने में तो ये घर काफी पुराना लग रहा है, लेकिन इसकी दीवारें चट्टान की तरह मजबूत लग रही हैं। नीलम अपने ससुराल को ध्यान से देख रही थी कि तभी रोहन की आवाज आती है। नीलम, ये मेरे दादाजी का घर है। ये थोड़ा पुराना डिजाइन वाला है लेकिन बहुत ही मजबूत है। हाँ जी, आपके दादाजी का घर तो बड़ा ही सुंदर है। नीलम इतना कहती है कि तभी उसकी सास हाथों में आरती की थाल सजाकर उसके पास आती है और रोहन और नीलम की आरती करके नीलम का गृह प्रवेश करवाती है। शादी के रस्मों से रोहन और नीलम दोनों थक गए थे, इसीलिए वो आराम करने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन, आज मेरा अपने ससुराल में पहला दिन है, पता नहीं ये दिन कैसा जाएगा। हर नई दुल्हन की तरह नीलम को भी अपने ससुराल में आने के बाद थोड़ा नर्वस फील हो रहा था कि तभी उसकी सास मोहिनी उसे आवाज देती है। नीलम बेटा, तुम उठी या नहीं? मोहिनी की आवाज सुनकर नीलम उसके पास आती है। हाँ माँ जी, मैं तो तैयार हूँ, बताइए आज नाश्ते में क्या बनाऊं? बहू, आज तेरी पहली रसोई है ना, तो एक काम कर, सबसे पहले रसगुल्ला बना दे। हमारे घर पर रस्म है कि नई दुल्हन अपनी पहली रसोई में रसगुल्ला बनाती है। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं रसगुल्ला बना देती हूँ। अब मुझे रसगुल्ला बनाने का सामान दे दीजिए। नीलम के कहने पर मोहिनी राशन रखने वाली अलमारी से रसगुल्ला बनाने का सारा सामान और फ्रिज से दूध निकालती है कि तभी, माँ जी शक्कर कहाँ है? हमारे घर में शक्कर नहीं है। मैंने कितनी बार रोहन और उसके पापा से कहा था कि एक बार रसोई का सारा सामान देख लो। नई नवेली बहू घर में आ रही, खाना बनाने में किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये लोग मेरी बात सुनते कहाँ हैं? कोई बात नहीं माँ जी, आप शक्कर बाहर से मंगवा लीजिए। बहू, हमारा घर गांव में नहीं बल्कि शहर की अच्छी और बड़ी कॉलोनी में है। यहाँ आसपास कोई किराना की दुकान नहीं है। शक्कर लेने के लिए हमें मंडी जाना पड़ेगा। मोहल्ले में तो इतने सारे लोग रहते हैं, फिर भी यहाँ कोई किराना की दुकान नहीं है। कितनी अजीब बात है। अब बेटा, किराना की दुकान नहीं है तो क्या कर सकते? तो एक काम कर, मेरे साथ बाजार चल, सिर में अच्छे से पल्लू कर लेना। नीलम सिर में पल्लू डालकर अपनी सास मोहिनी के साथ बाजार जाती है। वो दोनों बाजार जाने के लिए ऑटो लेती हैं। रास्ते में, यहाँ तो बहुत गर्मी है, इस गर्मी ने तो मेरा हाल बुरा कर दिया है। अभी तक तो बाजार भी नहीं आया और मैं पूरी तरह पसीने में भीग चुकी हूँ।
मार्च के महीने में इतनी गर्मी पड़ने लगी है, पता नहीं आने वाले महीनों में क्या होगा। इस तरह बातें करते हुए मोहिनी और नीलम दोनों बाजार जाती हैं। बाजार में बहुत सारी हरी सब्जियां मिल रही थी। माँ जी, आज दोपहर के खाने के लिए कोई हरी सब्जी ले लेते हैं। अच्छा, तू बता बहू, आज खाने में क्या बनाएगी? माँ जी, मैं करेले का भरता बहुत ही अच्छा बनाती हूँ, आप कहें तो आज मैं आप लोगों को वही बनाकर खिलाऊं। ठीक है बहू, तुझे जो बनाना है बना। नीलम के कहने पर मोहिनी सब्जी वाले से हरे हरे करेले खरीद लेती है और फिर किराने की दुकान पर जाकर शक्कर और बाकी का राशन भी खरीद लेती है। सारा सामान खरीदने के बाद नीलम और मोहिनी दोनों घर वापस आ जाते हैं। बहू, मैं इस गर्मी में बाजार करके काफी थक गई हूँ, मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ, तब तक तू रसगुल्ला बना। मोहिनी बाजार करके थक गई थी तो वो अपने कमरे में चली जाती है और नीलम किचन में जाकर सबके लिए रसगुल्ला बनाती है। नीलम रोहन को जैसे ही रसगुल्ला खिलाती है। अरे वाह नीलम, तुमने तो बड़े टेस्टी और सॉफ्ट रसगुल्ले बनाए हैं। रसगुल्ला खाकर तो सच में मजा आ गया। अगर ऐसी बात है तो 2 रसगुल्ले और लीजिए। अरे नहीं रहने दो, मैं ज्यादा मीठा नहीं खाता हूँ। नीलम के हाथ के बने रसगुल्ले उसके ससुराल वालों को बहुत पसंद आते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। नीलम को उसके ससुराल में 1 हफ्ता हो गया था। नीलम जल्दी खाना बना लेती थी, इसीलिए उसके पास काफी सारा टाइम बच जाता था। एक दिन नीलम अपने कमरे में उदास बैठी थी। अरे क्या बात है नीलम, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई बात है तो बताओ। क्या तुम्हें मायके की याद आ रही है? नहीं जी, मुझे मायके की याद नहीं आ रही है, मैं बस बहुत बोर हो रही हूँ। अरे अगर ऐसी बात है तो तुम कोई हॉबी ट्राई क्यों नहीं कर लेती? अच्छा बताओ, तुम्हारी हॉबी क्या है? मुझे तो गार्डनिंग करने का बड़ा शौक है। अरे पर तुम गार्डनिंग क्यों करती? वो माँ ने मुझे ससुराल में गार्डनिंग करने से मना किया था। नीलम, तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या समझाया था? वो सब छोड़ो, जो तुम्हारा मन करता है वो करो। अब बताओ, गार्डनिंग करने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए? रोहन के पूछने पर नीलम उसे गार्डनिंग करने के सारे टूल्स, मिट्टी, खाद, गमले, सब कुछ की एक लिस्ट बनाकर दे देती है। रोहन नीलम से लिस्ट लेकर शीशे के सामने खड़ा होकर अपने बाल ठीक करता है और फिर अपनी बाइक लेकर बाहर चला जाता है। पता नहीं रोहन जी ये सारा सामान लेकर आएंगे भी कि नहीं। नीलम ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी सास उसे आवाज देती है। नीलम बहू, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे फिर से ठंडा पानी देना। बस लाई माँ जी। नीलम मोहिनी को ठंडा पानी ला कर देती है। नीलम बेटा, रसोई में क्या बन रहा है? वो माँ जी, मैंने रसोई में चावल चढ़ाए और सब्जियां काट कर रखी हैं, अभी जाकर मैं रसोई में सब्जी बनाऊंगी। मोहिनी और नीलम दोनों आपस में बात कर ही रही थी कि तभी रोहन अपने हाथ में गमले और गार्डनिंग करने का सारा सामान, फूलों के बीज और कुछ पौधे, सब कुछ लेकर आता है। इन सारी चीजों को देखकर नीलम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सीधे जाकर रोहन को गले लगा लेती है, जिसे देखकर अरे ये सब तुम दोनों मेरे सामने क्या कर रहे हो? तुम दोनों को लाज शर्म नहीं है क्या? इतना कहकर मोहिनी शर्माते हुए अपने कमरे में चली जाती है। थैंक यू रोहन जी, आप इतनी गर्मी में मेरे लिए सारा सामान खरीद कर लाए। आप बैठिए, मैं आपके लिए लस्सी लेकर आती हूँ। नीलम रसोई में जाती है और वहां जाकर रोहन के लिए ठंडी ठंडी लस्सी बनाती है। नीलम रोहन को लस्सी ला कर देती है। अरे वाह, लस्सी पीकर तो मजा आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे सारी थकान एक पल में दूर हो गई। इतना कहकर रोहन अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। नीलम सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी, तभी मोहिनी आवाज देती है। नीलम बेटा, चल हम लोग छत पर जाकर ये पापड़ सूखने के लिए डाल देते हैं। मैंने साबूदाना के पापड़ बनाए, रोहन को गर्मियों में मेरे हाथ के साबूदाना के पापड़ बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं आपके साथ चलती हूँ। नीलम मोहिनी के साथ छत पर जाती है और उसके साथ मिलकर धूप में साबूदाना का पापड़ सुखाती है। छत पर पापड़ सुखाते हुए मोहिनी, इतनी गर्मी हो रही कि थोड़ी देर और यहाँ रहे तो हम लोग भी सूख कर पापड़ बन जाएंगे। वैसे भी धूप में हम दोनों काले हो गए हैं। अरे माँ जी, आप चिंता क्यों करती हैं? आपकी बहू है ना, चलिए नीचे चलकर स्किन केयर करते हैं। ये स्किन केयर क्या होता है? माँ जी, धूप से जो हम लोग काले हो गए हैं ना, बस हम लोग उसे ही ठीक करेंगे। नीलम रसोई में जाती है और रसोई में जाकर एक कांच की कटोरी में हल्दी, बेसन, कॉफी, दही, शहद सब कुछ मिलाकर लाती है। अबे ये क्या चीज है? माँ जी, ये फेस पैक है, इसे चेहरे पर लगाने से टैनिंग दूर हो जाती है। मतलब? माँ जी आप मतलब छोड़िए ना, बस यहाँ बैठिए। नीलम मोहिनी को कुर्सी पर बैठाते और उसके चेहरे पर फेस पैक लगाती है। मोहिनी को फेस पैक लगाने के बाद नीलम खुद भी अपने चेहरे पर फेस पैक लगाती है। 15-20 मिनट बाद जब दोनों अपना चेहरा धोती हैं तब, अरे वाह नीलम बेटा, मेरा चेहरा तो गोरा हो गया है और कितना नरम हो गया है, तुमने तो कमाल ही कर दिया। माँ जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, जब आपकी बहू है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। नीलम की बात सुनकर मोहिनी मुस्कुरा देती है। माँ जी, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। इस गर्मी के मौसम में मैं आपको बिल्कुल भी डिहाइड्रेट होने नहीं दूंगी और आपका बहुत ध्यान रखूंगी। कल से मैं आप लोगों को आंवला जूस, बेल का शरबत, बीटरूट का जूस, ये सब खिलाऊंगी पिलाऊंगी। ये सारी चीजें सुनने में ही बड़ी अजीब सी लग रही हैं। माँ जी, ये सारी चीजें शरीर के लिए बहुत अच्छी होती हैं। आप कितना भी मुंह बना लीजिए, आपको तो ये सब पीना पड़ेगा।
नीलम इतने प्यार से ये बात कहती है कि मोहिनी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मोहिनी अपने कमरे में चली जाती है और नीलम गार्डनिंग का सारा सामान छत पर ले जाती है। शाम हो गई थी, इसीलिए नीलम छत पर बैठकर गमले में सुंदर सुंदर फूलों के पौधे लगाती है। बस घंटे भर में नीलम का पूरा छत फूलों के छोटे छोटे पौधों से भर जाता है। ये छोटे छोटे पौधे कितने सुंदर लग रहे हैं, जब इनमें फूल खिल जाएंगे तब ये और भी खूबसूरत लगेंगे। इस तरह दिन गुजरते हैं, गर्मी और बढ़ती है। गर्मी बढ़ने की वजह से गंगा का पानी जिस जगह पर रिफाइन होकर शहर के सभी नलों में जाता है, वहाँ की मशीन अचानक खराब हो जाती है। हे भगवान, इतनी गर्मी में अब ये क्या मुसीबत आ गई। इतनी बड़ी मशीन खराब हो गई। इसका मोटर तो जापान में मिलता है। अरे भैया, हमें जल्दी से जापान के मैकेनिक से बात करनी चाहिए। गंगा रिफाइनरी के लोग जापान के मैकेनिक से बात करते हैं। गंगा का पानी साफ करने के लिए आपने जो मशीन बनाई थी वो खराब हो गई है। उसका मोटर जल गया है, आपको आकर इसे ठीक करना होगा। अभी मैं जापान में नहीं, हांगकांग में हूँ। मुझे जापान जाकर वहाँ से मोटर लेकर इंडिया आने में 10 से 12 दिन का टाइम लगेगा। अरे भैया, इतने दिन लोग बिना पानी के कैसे रहेंगे? मुझे खेद है, लेकिन सच में इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। गंगा रिफाइनरी मशीन खराब होने की खबर हर तरफ आग की तरह फैल जाती है। 4-5 दिन लोगों को रिजर्व से पानी मिलता है, लेकिन 5वें दिन बाद वो पानी आना बंद हो जाता है, जिस वजह से सब्जियों की कमी हो जाती है और बाजार में सब्जियां बहुत महंगी हो जाती हैं। एक दिन नीलम मोहिनी के साथ बाजार जाती है। भैया, ये टमाटर कैसे? टमाटर 150 रुपए किलो है। ओ भैया, क्या उल्टा सीधा दाम बता रहे हो? टमाटर भी इतने महंगे होते हैं क्या? बहन जी, तब शायद आपको पता नहीं है, बाजार में सब्जियों का भाव आसमान छू रहा है। मोहिनी और नीलम सभी सब्जी वाले के पास जाती हैं। सभी सब्जियों के बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे थे, इसीलिए मोहिनी और नीलम थोड़ी सी सब्जी खरीद कर घर आ जाते हैं। जब दोनों घर लौट रहे थे तब वो मोहल्ले में सुनती हैं, रिफाइनरी मशीन खराब हो जाने की वजह से सब्जियों के भाव बहुत बढ़ गए, पता नहीं हम लोग क्या करेंगे। मोहिनी और नीलम घर आ जाती है। नीलम जाकर रसोई में हरी सब्जी बनाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन नीलम बैठकर एक डायरी में घर के खर्चे लिख रही थी। बाप रे, इस बार तो पूरा बजट हिल गया और ज्यादातर पैसे सब्जी खरीदने में खर्च हो रहे। बजट देखकर नीलम का दिमाग खराब हो जाता है। फिर उसे एक आइडिया आता है, अगर मैं बाहर से सब्जियां ना खरीद कर अपने घर में सब्जियां उगाऊं तो इतने पैसे खर्च नहीं होंगे। मुझे तो सब्जियां उगानी आती हैं, जिस तरह मैंने फूलों के पौधे उगाए हैं उस तरह मैं सब्जियां उगा दूंगी, लेकिन फूलों के गमले तो बहुत महंगे होते हैं, फिर मैं क्या करूं? नीलम ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर उसके पास में पड़ी बोतल पड़ जाती है। मिल गया आइडिया, अब मैं बोतलों में अपनी सब्जियां उगाऊंगी, अब बस किसी तरह बोतल मिल जाए। नीलम ये सोच ही रही थी कि तभी उसे कबाड़ी वाले की आवाज आती है। वो कबाड़ी वाले से 15-20 बोतल खरीदती है और बोतल को रसोई में रख देती है। फिर वो रिंकू को बोतल चुनकर लाने के लिए कहती है और उससे बोतल लेकर उसे लस्सी पिलाती है। नीलम ने रसोई में हर तरफ बोतलें फैला दी थी, इसीलिए उसके पति और सास उसे काफी डांटते हैं। बहू, मैंने तुम्हें जरा सी ढील क्या दी, तुम तो दूसरों के सामने हमारी बेइज्जती करवा रही हो। मोहिनी और रोहन दोनों ही नीलम को बहुत सारी बातें सुनाते हैं। नीलम मोहिनी और रोहन की बातों से दुखी हो जाती है, लेकिन वो किसी भी बात का जवाब नहीं देती है। नीलम को अच्छे से डांटने के बाद रोहन और मोहिनी दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। मैंने तो घर के खर्चों को बचाने के लिए घर में गार्डनिंग करने का सोचा, लेकिन मेरी सास और पति तो मुझ पर ही बरस रहे हैं। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अब मैं इन्हें अपने सब्जियों के बारे में नहीं बताऊंगी। रोहन और मोहिनी ज्यादा छत पर जाते नहीं थे, इसीलिए नीलम अपना सारा बोतल का कबाड़ लेकर छत पर जाती है और वहां एक कोने में सारी बोतलें रख देती है। फिर वो नीचे रसोई में आकर एक चाकू को गैस पर गर्म करती है और फिर उसे छत पर ले जाकर बोतलों को काटती है। बोतलें तो कट गई, अब मुझे इसमें मिट्टी डालकर सब्जियों के बीज डालने हैं। नीलम अपनी मिट्टी की बोरी से मिट्टी निकालती है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पाउडर बनाती है। फिर नीलम उसमें चाय पत्ती की खाद मिलाकर थोड़ा पानी डालकर मिलाती है और उसे बोतलों में भरकर उनमें सब्जियों के बीज डालती है और छत पर धूप के सामने रख देती है। आज तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। अपने हाथों से सब्जियां उगाने में जो खुशी है वो बाहर से हरी सब्जी लाकर खाने में कहाँ है। नीलम छत पर बोतलों में हरी सब्जियों के बीज बोकर नीचे चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। नीलम सुबह शाम अपने पौधों को पानी देती है। कुछ दिन बाद नीलम की मेहनत रंग लाती है और उसके बोतलों में सब्जियों के पौधों की छोटी छोटी कलियां निकल आती हैं। बस अब कुछ दिन और, कुछ दिन बाद मुझे इतनी गर्मी में बाजार जाकर महंगे दाम पर हरी सब्जी नहीं खरीदनी पड़ेगी। नीलम बिना लालच के अपने बोतल वाले सब्जियों के पौधों का ध्यान रखती है, उनमें टाइम टू टाइम पानी देती है। कुछ दिन बाद उसकी मेहनत रंग लाती है और उसकी बोतलों में छोटे छोटे लाल लाल टमाटर, हरी हरी मिर्च, टिंडे, भिंडी, कद्दू, काफी सारा सामान उग जाता है।
आखिर इतने दिनों की मेहनत के बाद मैंने बोतलों में हरी सब्जी उगा ली। आज मैं अपने ससुराल वालों को अपने हाथ की उगाई सब्जी ही खिलाऊंगी। नीलम खाने में सबके लिए लौकी की सब्जी, दाल, चावल, रोटी, 1-2 तरह के साग, धनिया पत्ता और पुदीना की मिक्स चटनी बनाती है और सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सजाती है। डाइनिंग टेबल पर इतनी सारी हरी सब्जियां देखकर मोहिनी और रोहन दोनों ही अपनी नाक से कोड़ लेते हैं। बहू, मैंने और रोहन ने तुम्हें डांट क्या दिया? अब तुम इस तरह से हमसे बदला निकालोगी? क्या हुआ माँ जी, अब मैंने क्या कर दिया? बहू, तूने इतनी सारी सब्जियां क्यों बनाई हैं? तुझे पता है ना सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, और तू एक ही दिन में इतनी सारी महंगी सब्जी बनाएगी तो हम बाद में क्या खाएंगे? नीलम, तुम्हें तो पता है ना कि सब्जियों के दाम बढ़ जाने की वजह से हमारे घर का बजट खराब हो गया है, और तुम इतनी महंगी महंगी सब्जियां मंगा रही हो। ऐसा भी कोई करता है भला? इस बार मोहिनी और रोहन की बात सुनकर नीलम को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है। आप लोगों से किसने कह दिया कि मैं ये सब्जियां खरीद कर लाई हूँ? ये सब्जियां मैं खरीद कर नहीं लाई, बल्कि ये मैंने खुद उगाई हैं। आप लोग कभी मेरी बात सुनते ही नहीं है। जब देखो मुझे बिना सोचे समझे डांट देते हैं। क्या बात कर रही हो? ये सारी सब्जियां तुमने उगाई हैं? ये तो खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हैं। नीलम, क्या इन सब्जियों को तुमने अपने गार्डन में उगाया है? हाँ, मैंने अपने गार्डन में सब्जियों की वर्टिकल फार्मिंग की है। जिस बोतल को आप कबाड़ बोल रहे थे, मैंने उन सारी बोतलों में ये हरी सब्जियां उगाई हैं। आप लोग कभी मेरी बात सुनते नहीं हैं, बस मुझे डांटते रहते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बोतलों में उगाई अपनी हरी सब्जियां दिखाती हूँ। नीलम मोहिनी और रोहन को लेकर छत पर जाती है। छत पर जाने के बाद मोहिनी और रोहन दोनों के मुंह खोले के खोले रह जाते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ बाजार में लोगों को सब्जियां मिल नहीं रही थी, वहीं उनके घर पर हर तरह की गर्मियों की हरी भरी सब्जियां बोतलों में लगे पौधों पर लटक रही थी। नीलम बेटा, तुमने तो बहुत ही सुंदर सब्जियों की गार्डनिंग की है। यहाँ तो बहुत सारी सब्जियां, अब हम लोग आराम से बिना पैसे खर्च किए सब्जियां खा सकते हैं। सॉरी नीलम, उस दिन मैंने लोगों की बातों में आकर तुम्हें बहुत डांटा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम तो मेरे पैसे बचाने के लिए ही इतना कुछ कर रही थी, और मैं हूँ कि तुम्हें ही गलत समझ बैठा। मुझे भी माफ कर देना बहू, मैंने भी तुझे समझने में गलती की। आगे से मैं किसी भी बाहर वाले की बातों में आकर तुझे नहीं डांटूंगी। रोहन और मोहिनी दोनों ही नीलम से माफी मांगते हैं और नीलम दोनों को माफ कर देती है। अब नीलम अपनी बोतलों में उगाई हरी सब्जियां ही बनाती है। नीलम जब खाना बनाती तो उसकी सब्जियों की खुशबू आस पड़ोस में जाती, पड़ोसियों के घर में। नीलम भाभी के घर से हर दिन सब्जी बनने की कितनी अच्छी खुशबू आती है। सब्जियां महंगी होने की वजह से जहाँ एक तरफ हम लोग हफ्ते में एक बार सब्जियों का मुंह देखते हैं, तो वहीं उनके घर पर तो हर दिन सब्जी बनती है। मीना, मोहिनी की बहू नीलम ने जब से छत पर बोतलों में सब्जियां उगाई हैं, तब से उनके घर पर हर दिन सब्जियां ही बनती हैं, क्योंकि उन्हें सब्जियों में पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। माँ, मुझे लगता है मैं नीलम भाभी से जाकर थोड़ी सब्जियां मांग लेनी चाहिए। आज मुझे सब्जी खाने का बड़ा मन कर रहा है। बेटा, नीलम तुझे सब्जी नहीं देगी। तुझे याद नहीं है जब वो कबाड़ी वाले से बोतलें खरीद रही थी तो हम सब मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। बात तो आपकी सही है, हमने नीलम भाभी के साथ गलत व्यवहार किया।